हाय, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक ही होंगे। आज हम लोग आपको पढ़ाएंगे आव्यूह। सब लोग सीखेंगे आव्यूह। तो आइए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं आव्यूह की तरफ। देखिए आव्यूह क्या होता है। एम पंक्तियों तथा एन स्तंभों, एम पंक्तियों तथा एन स्तंभों को आयताकार क्रम में व्यवस्थित करना आव्यूह कहलाता है। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स द्वारा प्रदर्शित करते हैं तथा इसे बड़े कोष्ठक में रखते हैं। जैसे जैसे 1 2 3 4। देखिए क्या होता है। आव्यूह आपके सामने लिखा है, एम पंक्तियों तथा एन स्तंभों को आयताकार क्रम में व्यवस्थित करना आव्यूह कहलाता है। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स द्वारा प्रदर्शित करते हैं तथा इसको बड़े कोष्ठक में रखते हैं। जैसे a इक्वल्स टू 1 2 3 4। इसमें देखिए आपकी जो हॉरिजॉन्टल जो क्षैतिज लाइनें हैं, जो क्षैतिज रेखाएं हैं, ये रेखाएं आपकी पंक्ति कहलाती हैं और ये जो वर्टिकल लाइनें हैं इन्हें ऊर्ध्वाधर लाइनें कहते हैं। ये आपके स्तंभ कहलाते हैं। अब चलते हैं कि आव्यूह की कोटि क्या है। अगला प्रश्न बनता है कि आव्यूह की कोटि क्या है। तो आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि क्या है। कोई भी आव्यूह, जैसे इस आव्यूह के को ही हम देखते हैं, a इक्वल्स टू 1 2 3 4। इस आव्यूह के अंदर 2 पंक्तियां तथा 2 स्तंभ हैं। तो इस आव्यूह की जो कोटि होगी वो आपकी 2/2, अर्थात जिसे हम लिखते हैं 2 गुणा 2 और इसे पढ़ा जाएगा 2/2। तो इसकी भी हम कुछ परिभाषा देते हैं। जब
किसी आव्यूह में m पंक्तियां तथा n स्तंभ हों, m पंक्तियां तथा n स्तंभ हों, तो इस आव्यूह की कोटि MYN होगी। जैसे A11, A12, A13 and so on, A1N, A21, A22, A23 and so on, A2N, A31, A32, A33 and so on, A3N and so on, AM1, AM2, AM3 and so on, AMN। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस आव्यूह के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कितनी पंक्तियां हैं, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, चार पंक्ति, पांच पंक्ति एंड सो ऑन। और ये रही आपकी एमवी पंक्ति, अंतिम पंक्ति है जो इसमें, वो कौन सी पंक्ति है, एमवी पंक्ति। तो जो एमवी पंक्ति है, अब देखिए जो पंक्ति की संख्या होती है आव्यूह के अंदर, वो संख्या आपकी हमेशा पहले होती है और स्तंभों की संख्या बाद में आती है। तो देखिए अगर मैं पहली रो को लूं तो देखिए पहली रो में जो पहला अक्षर है, जो पहला काउंटिंग है, पहला नंबर है, वो देखिए प्रत्येक में सेम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब पंक्ति की संख्या मैंने क्या कहा, पहले आती है। जब पहले सब में 1 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये प्रत्येक अवयव कौन सी पंक्ति का है, कौन सी रो का है, फर्स्ट रो का, अर्थात प्रथम पंक्ति का है। प्रत्येक एलिमेंट ये प्रथम पंक्ति का है। अब देखिए इसका जो दूसरा नंबर है वो हर बार चेंज हो रहा है। तो देखिए हर बार चेंज होने का मतलब, यहाँ 1 है तो इसका मतलब ये प्रथम कॉलम है, यहाँ 2 है तो ये समझ लीजिए ये द्वितीय कॉलम है, यहाँ 3 है तो ये समझ लीजिए ये तृतीय कॉलम है, या स्तंभ, कॉलम को हिंदी में कहते हैं स्तंभ। और ये रहा आपका एनवा कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड nth कॉलम। अब आपको अच्छी तरह से शायद मेरी उम्मीद है कि ये चीज समझ में आ गई होगी कि कॉलम कैसे बताएंगे। अगर कोई हमसे ये पूछता है इसमें एमवी पंक्ति का तीसरा अवयव कौन सा होगा, तो हम तुरंत देखेंगे एमवी पंक्ति हमें यहां दिखाई दे रही है, और तीसरा अवयव जो है एमवी पंक्ति का, अगर तीसरे अवयव की बात कर रहा है तो एमवी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, और तुरंत देखेंगे तो हमें यहां से प्राप्त हो जाएगा कि एमवी पंक्ति का तीसरा जो अवयव है वो AM3 है। या हमसे ये कोई पूछ ले कि इसमें तृतीय पंक्ति का दूसरा अवयव कौन सा है, तो देखिए तृतीय पंक्ति में तुरंत जाएंगे। मैंने कहा था पंक्ति की संख्या पहले आती है, तो देखिए पंक्ति की संख्या पहले, अर्थात ये कौन सी पंक्ति हो गई, तीसरी पंक्ति। और इसमें आपसे बात कर रहा है वो दूसरे अवयव की, तो दूसरा अवयव इसका कौन सा हो गया, ये। या ऐसे अभी मैंने समझाया था कि अगर वो आपसे कह रहा तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, तो तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो इसका मतलब तीसरी पंक्ति ये रही, दूसरा स्तंभ ये रहा, तो इसका जो अवयव हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा A32।
अब चलिए, ये बात मैं आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं इससे आगे, आव्यूहों के प्रकार। तो देखिए आगे चलते हैं, आव्यूहों के प्रकार, कितने प्रकार के आव्यूह हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए, आव्यूहों के प्रकार। चलिए, आप लोग चाहे तो इसे कॉपी कर सकते हैं, मैं अभी 1 मिनट आपको देता हूँ, उसमें आप इतनी सारी चीजें आप कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, आव्यूह निम्न प्रकार के होते हैं। चलो मैं इसे ऊपर से रफ करता हूं, आप लोगों ने लिख तो लिया ही होगा। चलिए, सबसे पहला आव्यूह है आपका पंक्ति आव्यूह। अब देखिए पंक्ति आव्यूह क्या होता है, आप लोग इसके नाम से ही जान चुके होंगे कि पंक्ति आव्यूह क्या हो सकता है। पंक्ति का मतलब रो, एक पंक्ति, आव्यूह इसका मतलब है वह आव्यूह जो केवल एक पंक्ति द्वारा बना हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। तो देखिए, वह आव्यूह, वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। जैसे आप समझ ही गए होंगे, जैसे A = 1 2 3। अब देखिए इस आव्यूह के अंदर आपके पास कितनी पंक्तियां दिखाई दे रही हैं, आपको केवल एक पंक्ति। तो जब एक पंक्ति है, कॉलम से हमें इसमें कोई मतलब नहीं होता, चाहे जितने कॉलम हो। हालांकि इसमें 3 कॉलम है, 1 2 3, लेकिन पंक्तियों की संख्या कितनी है, केवल 1। इसलिए ये आव्यूह कैसा है, पंक्ति आव्यूह। नेक्स्ट दूसरा जो हमारा आव्यूह है वो है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह जिस प्रकार से अभी आपने समझा कि पंक्ति आव्यूह क्या है, अब उसी प्रकार से आप नाम से ही इसके जान गए होंगे कि स्तंभ आव्यूह क्या है। तो स्तंभ आव्यूह क्या है, जिसमें केवल एक स्तंभ हो, वह आव्यूह आपका स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। तो देखिए, वह आव्यूह
जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। अब देखिए, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, A इक्वल्स टू ABC। अवयव चाहे जो भी हो सकते हैं, जो इसके अंदर रहते हैं उन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स या अवयव। ये सारे क्या हैं आपके एलिमेंट्स या अवयव। तो ये आपका देखिए, इसमें हमें दिखाई दे रहा होगा केवल और केवल एक ही स्तंभ है, लेकिन अगर पंक्तियों की संख्या देखें तो 1 2 3, तो पंक्तियों की संख्या कितनी है इसमें 3, लेकिन हमें चाहिए स्तंभ आव्यूह। तो स्तंभ आव्यूह का मतलब केवल एक स्तंभ होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका स्तंभ आव्यूह के बाद है वर्ग आव्यूह। थर्ड नंबर पे आता है आपका वर्ग आव्यूह। अब देखिए वर्ग आव्यूह क्या है। इसे भी लगभग नाम से हम जान सकते हैं। वर्ग आव्यूह, वर्ग से मतलब जिसकी चारों भुजाएं इक्वल हो, अर्थात चारों भुजाएं इक्वल से मतलब हुआ कि जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या समान हो, ऐसे आव्यूह को हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो वह आव्यूह जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो, वर्ग आव्यूह कहलाता है। अब देखिए, जैसे A इक्वल्स टू 1 2 3 4 7 8 9 10 11। अब देखिए वर्ग आव्यूह क्या था। वर्ग आव्यूह अभी मैंने आपको बताया था कि वह आव्यूह जिसमें स्तंभ तथा पंक्तियों की संख्या बराबर हो, उस आव्यूह को हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो देखिए इस आव्यूह में आपकी 3 पंक्तियां हैं तथा 3 ही स्तंभ हैं। पहली पंक्ति आपकी 1 2 3, सेकंड रो आपकी 4 7 8 एंड थर्ड रो 9 10 11। तो देखिए इस प्रकार का आव्यूह आपका क्या कहलाएगा, वर्ग आव्यूह। अब देखिए अगला आव्यूह आता है आपका विकर्ण आव्यूह नंबर 4। विकर्ण आव्यूह। अब देखिए विकर्ण आव्यूह क्या होता है। देखिए विकर्ण आव्यूह, देखिए यह भी एक वर्ग आव्यूह ही होता है, लेकिन विकर्ण आव्यूह आप नाम से ही समझ गए होंगे कि विकर्ण मतलब
केवल इसके विकर्ण में ही अवयव होते हैं, बाकी सारे अवयव शून्य होते हैं। तो ऐसे आव्यूह को हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। तो देखिए, वह आव्यूह वह वर्ग आव्यूह जिस के केवल विकर्ण में अवयव होते हैं तथा अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। जैसे 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या है, अब मैंने अभी आपको बताया कि वह वर्ग आव्यूह जिसके केवल विकर्ण में एलिमेंट होते हैं, जिसके केवल विकर्ण में अवयव होते हैं, ऐसे आव्यूह को हम कहते हैं विकर्ण आव्यूह। बाकी के सारे एलिमेंट्स हमारे जीरो होते हैं। तो देखिए, इसके विकर्ण में आपको केवल एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट रो में आपका केवल 1 है, बाकी के दोनों एलिमेंट जीरो हैं। सेकेंड रो में आपके 2 हैं, बाकी के दोनों एलिमेंट जीरो हैं। थर्ड रो में आपका 3 है, बाकी के सारे एलिमेंट जीरो हैं। अब वो भी देखिए, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है, सेकंड रो में सेकंड कॉलम में एलिमेंट है, थर्ड रो में थर्ड कॉलम में एलिमेंट है। तो इस प्रकार बना आव्यूह आपका कहलाएगा विकर्ण आव्यूह। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले आव्यूह की तरफ। लिख लीजिए, अभी फिर मैं रब करता हूं इसे। चलिए, अगला आपका है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह। अब देखिए बच्चों, अदिश आव्यूह क्या होता है? अदिश आव्यूह भी एक विकर्ण आव्यूह ही होता है, लेकिन विकर्ण आव्यूह और अदिश आव्यूह में एक छोटा सा डिफरेंस यह है कि विकर्ण आव्यूह के विकर्ण में कोई भी एलिमेंट हो सकता है, लेकिन अदिश आव्यूह के विकर्ण में समान एलिमेंट होते हैं। अगर उसके विकर्ण में 1 आया है
तो एक 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 होगा, 2 आया है तो 2 2 2 होगा, 3 आया है तो 3 3 3 होगा, x आया है तो x x x होगा। अर्थात उसका विकर्ण बिल्कुल समान अवयवों से बना होता है। तो देखिए वह विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं। आदेश आव्यूह कहलाता है। जैसे A equals to 2 0 0 0 2 0 0 0 2। देखिए विकर्ण आव्यूह और अदिश आव्यूह में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। वैसे तो ये भी हमारा एक विकर्ण आव्यूह है और अभी जो विकर्ण आव्यूह पढ़ाया था वो भी, लेकिन कॉमन एक डिफरेंस क्या है इसके अंदर, केवल इसके विकर्ण का देखिए प्रत्येक एलिमेंट समान है और जो विकर्ण आव्यूह था उसका प्रत्येक एलिमेंट अलग अलग था। तो अगर हम विकर्ण आव्यूह की बात करें तो ये विकर्ण आव्यूह तो कह सकते हैं इसे, लेकिन प्रत्येक विकर्ण आव्यूह को हम अदिश आव्यूह नहीं कह सकते। अब देखिए अगला आव्यूह है आपका तत्समक आव्यूह। अब देखिए अगला, ये था आपका शायद 5th नंबर, अब चलते हैं 6 के पास। तत्समक या इसी को कह देते हैं इकाई आव्यूह। अब देखिए बच्चों ये क्या होता है तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह। तो देखिए इकाई आव्यूह आपको नाम से पता लग रहा होगा कि इसके एलिमेंट एक 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 होते हैं, लेकिन ये भी एक विकर्ण आव्यूह होता है। इसका विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 1 1 होता है, इसके अलावा कोई दूसरा अवयव इसमें नहीं हो सकता। देखिए लिखिए इसकी भी डेफिनेशन, वह विकर्ण आव्यूह जिस के विकर्ण का प्रत्येक अवयव इकाई अर्थात 1 होता है। इकाई या तत्समक आव्यूह
कहलाता है। जैसे जैसे देखिए, तो जैसे क्या हो जाएगा हमारा, इसी विकर्ण आव्यूह की तरह, जैसे हमारा आदेश आव्यूह था, विकर्ण आव्यूह था, उसी प्रकार से ये भी हमारा आव्यूह होगा। इकाई आव्यूह, देखिए विकर्ण आव्यूह में आपके एलिमेंट्स अलग अलग थे, आपका जब आदेश आव्यूह आया, आदेश आव्यूह के विकर्ण में समान अवयव थे, और जब इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह आया है तो इसके अंदर विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 1 1 होगा। तो देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये आपका हो गया। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, अभी थोड़ा और लिख लेंगे, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए अगला आव्यूह आपका है शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह, अब देखिए शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह को तो आप समझ ही गए होंगे नाम से। भाई शून्य आव्यूह से मतलब होता है हमारा जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो। देखिए वह आव्यूह, वह आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य होता है, शून्य आव्यूह कहलाता है। जैसे जैसे आपका हो जाएगा, हाँ, इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। जैसे जैसे O इक्वल्स टू 0 0 0 0 0, इसे रिक्त आव्यूह भी कहते हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए
चलिए यहाँ पर हमारे आव्यूहों का जो प्रकार था वो खत्म होता है। तो इस प्रकार से जो हमारे आव्यूह के प्रकार थे 7 टाइप्स के प्रकार आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। वो सारे मैंने आपको एक एक करके बता दिए, समझा दिए। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और आपके लिए बेहतर से बेहतर बताने की कोशिश करूँगा, अपना 100% देने की कोशिश करूँगा। आप लोग थोड़ा सा प्यार दें। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं अगला आपका है आव्यूहों की समानता। अब सीखते हैं हम लोग आव्यूहों की समानता। अब देखिए बच्चों, आव्यूहों की समानता क्या है। देखिए, कब दो आव्यूह समान कहलाएंगे, कौन सी कंडीशन ऐसी होगी जब दो आव्यूह समान कहलाएंगे। समानता, तो देखिए कोई भी दो आव्यूह कब समान हो सकते हैं, तो उनकी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं। तो देखिए पहली शर्त है आपकी कि दोनों आव्यूहों की कोटि समान होनी चाहिए, अर्थात एक ही क्रम के होने चाहिए। और दूसरी शर्त है कि दोनों आव्यूहों का संगत अवयव समान होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट शर्त है आपकी दोनों आव्यूहों की कोटि समान होना चाहिए। दूसरी है आपकी दोनों आव्यूहों के संगत अवयव समान होने चाहिए। जैसे अर्थात AIJ इक्वल्स टू BIJ। जैसे क्या है, जैसे हम देखते हैं A बराबर A इक्वल्स टू मैट्रिक्स A इक्वल्स टू है 1 4 0 3 2 5 6 8 9 and B equals to 1 4 0 3 2 5 6 8 9। देखिए बच्चों, देखो दोनों ही अवयव में आपको प्रथम अवयव अर्थात मैट्रिक्स A की जो कोटि है वो आपको दिखाई दे रही है 3x3 की है, वही 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। और ऐसे ही आपका जो मैट्रिक्स B है उसमें भी आपकी 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। तो पहली शर्त हमारी यही है कि कोई भी दो आव्यूह समान तभी हो सकते हैं जब उनकी
जब दोनों की कोटियां समान हो। तो पहली कंडीशन हमारी यहां से सेटिस्फाइड होती है। अगली शर्त हमारी ये है कि दोनों अवयवों के संगत अवयव समान होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, अर्थात AIJ बराबर BIJ। AIJ का मतलब मैंने आपको बताया था, फर्स्ट आपका रो होता है, सेकंड आपका कॉलम होता है। तो फर्स्ट मतलब आई पंक्ति का चाहे मैट्रिक्स A का अवयव हो और चाहे वो B का हो, और J कॉलम का, तो वो दोनों अवयव हमारे सेम होने चाहिए। देखते हैं दोनों में क्या समानताएं हैं या नहीं है। तो देखिए A11 अर्थात प्रथम अवयव, प्रथम पंक्ति का, A11 से मतलब प्रथम पंक्ति का प्रथम अवयव 1, इसमें भी है वो, इसमें भी है। अब देखिए A23, A23 मतलब A23 मतलब दूसरी रो का तीसरा अवयव, दूसरी रो का तीसरा अवयव कितना है इसमें 5। ऐसे ही अगर हम इसमें देखेंगे B23 तो दूसरी रो का तीसरा अवयव दिखाई दे रहा है, दोनों में हमें कितना है 5। तो देखिए ये कंडीशन यहां से सेटिस्फाइड होती है कि दोनों के जो संगत अवयव हैं, और देखिए प्रत्येक संगत अवयव बराबर होना चाहिए। ये नहीं केवल 1, 2 या 3 अवयव बराबर हो गए तो हम कह देंगे कि हमारा अवयव समान है, ऐसा नहीं है। प्रत्येक अवयव, दोनों अवयवों का प्रत्येक अवयव समान होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक संगत जो अवयव है वो समान होना चाहिए, तभी हम इन दोनों अवयवों को समान अवयव कहेंगे। तो इस प्रकार देखते हैं हम कि A बराबर B है। तो ये हो गई आपकी अवयवों की समानता। तो इस एक्सरसाइज से पहले जो हमें सीखना था, जो बेसिक था, वो आपको मैंने पूरा बता दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज से जितने भी प्रश्न हैं सारे हल कर रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आप लोग, मैं आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को काफ़ी प्यार देंगे। यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है या यहाँ मैं कहीं कोई चीज़ मिस कर गया हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम को हल कर सकूं। गुड नाइट, गुड बाय, बाय। को शेड ठोक दीजिए, महाकाल का शेड ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक